अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं अभी आपके पास पेपर रिव्यू लेके आ रहा हूँ। मार्च 2024 कैफ वन रिपोर्टिंग वन का पेपर है। थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि ज़्यादा लंबा भी ना हो और मैक्सिमम बात मेरी सारी डिस्कस हो जाए। पेपर ऑन एवरेज आपके पास एक नॉर्मल पेपर था, एक एवरेज पेपर था। इसको मैं आसान नहीं कहूँगा, लेकिन इसको मैं एक एवरेज पेपर ज़रूर कहूँगा। इसमें आपके पास आई कैप ने थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट को ट्रिक किया है, ट्विस्ट किया है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा हटा है, खासतौर पे अगर मैं IS40 के क्वेश्चन को देखूं तो। लेकिन स्टिल ये पेपर आसान था, एवरेज पेपर था। आराम सुकून से 80% अबव ये पेपर सॉल्व हो सकता था। आई कैप के पेपर लेंथी होते हैं, जरूर ऐसा होता है कि एक पार्ट या एक क्वेश्चन पेपर में कभी कभी अटेम्प्ट नहीं हो सकता जिन बच्चों ने टाइम मैनेज नहीं किया हुआ। तो उस चीज के ऊपर आपने ज्यादा पैनिक नहीं होना, ये बहुत नॉर्मल बात है। 90% ऑफ द स्टूडेंट के साथ सेम इशू आ रहा है, आप बिल्कुल कोई अनोखे नहीं हो। मैं स्ट्रेट अवे मूव करता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, ये आया था मेरे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी इस क्वेश्चन से, मार्क्स की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली 15-16 नंबर का एक बड़ा सवाल आएगा। लेकिन उसने 9 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन दिया। लेकिन द गुड थिंग इज इंतहाई आसान सवाल था। इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एक बहुत ही इजी पेपर का इजी क्वेश्चन था, और ये 9 मार्क्स आपके मुफ्त के नंबर थे। क्यों? अगर आपको मेरा क्रैश कोर्स याद हो, और मेरे पास क्रैश कोर्स के अंदर बहुत से बच्चे थे, और उससे जब डिस्कशन हो रही थी, और खास तौर पे पेपर से एक दो दिन पहले जब हमारे ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी, तो बहुत से लोगों ने कहा कि सर वो रिस्ट्रिक्टेड का बता दें, रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है, फलां चीज़ क्या होती है, इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे करेंगे, इसके अंदर स्टेटमेंट और चेंजेस इन नेट एसेट की स्टेटमेंट है वो बता दो। और मैं स्टूडेंट को कहता था यार देखो, इन चीज़ों के ऊपर मत पढ़ो, सिंपल क्वेश्चन आता है इसका, आप पास पेपर ही क्वेश्चन उठाओ, उसके पैटर्न लेके चलो। लेकिन स्टूडेंट है वो कंफ्यूज होता है। हमने जो पेपर क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो हमने क्रैश कोर्स के अंदर प्रैक्टिस की थी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, मैंने आपको उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताया था। मैंने आपको कहा था कि जब भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का और कैश फ्लो का अगर क्वेश्चन आता है, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होंगे, आपने उन बैलेंसेस के वर्किंग के अंदर लेजर बनाने हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास जो भी कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस दी होंगी, इन ट्रांजैक्शंस को आपने उन लेजर्स में रिकॉर्ड करना है। और अगर लेजर में वो चीज नहीं जाती या उसका लेजर नहीं बनाया, तो स्ट्रेट अवे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो स्टेटमेंट है उसमें लेके जाओगे। और अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हो तो उसको आप इनकॉर्पोरेट करोगे। मैंने आपको ये तरीका बताया था सॉल्व करने का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट इससे सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन के अंदर अगर आप देख रहे हो, तो आपके पास यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, आपने इनके लेजर्स बना लेने थे। आपके पास यहाँ पे कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन गिवन है, इसको आपने लेजर्स में पोस्ट करना था। और जिस चीज का आपने लेजर नहीं बनाया, वो स्ट्रेट अवे आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना था। तो ये कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था, आपने सिंपल क्या काम करना था, जो भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए थे इसके आपने उठा के लेजर्स बनाने थे, उन लेजर्स को लिखना था। यहाँ पे मुझे ओपनिंग कैपिटल फंड भी फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, गिवन था। तो आपने सिंपल क्या काम करके लेजर बना के उसके अंदर कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस को लिखना था। जो आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर इन लेजर्स के बैलेंसिंग फिगर आती, जो भी बैलेंसिंग फिगर आती आपके पास, वो अगर इनकम या एक्सपेंस वाले अकाउंट से रिलेट करिए, तो वो आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जानी थी, और आपके पास ये एक स्टेटमेंट तैयार हो जाती थी। तो मैंने ख्याल कि ज्यादा बच्चों को इस क्वेश्चन ने तंग किया होगा। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था, मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताया हुआ था कि आपने इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 9 में से 9 मार्क्स लेने वाला क्वेश्चन था, इसमें आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जी, ये था आपके पास क्वेश्चन करेक्शन ऑफ एरर का। इट वाज अ बिट लेंथी वन, 8 मार्क्स के हिसाब से, लेकिन डुएबल था। और आपको याद होगा, मैंने आपके पास क्रैश कोर्स, मैं आई गेस लास्ट डे का क्रैश कोर्स था, और मैंने एरर से स्टार्ट किया था। डे 6 का जो क्रैश कोर्स था मेरा, मैंने एरर से स्टार्ट किया था। और मैंने आपको कहा था कि 3 तरह के पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक, रेक्टिफाइड एंट्रीज रिकॉर्ड करके दे दो। दूसरा, प्रॉफिट को रेक्टिफाई करो। और मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को वो अक्सर अलग अलग रेक्टिफाई करवाता है, उसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक इन्वॉल्व थी। तो आपके पास ये करेक्शन ऑफ
एरर्स का टॉपिक था। इसके आपके पास 8 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आया, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? इसकी रिक्वायरमेंट थी कि ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ये आपके पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास एक अनएडजस्टेड या इनकरेक्ट प्रॉफिट दिया हुआ है। इस प्रॉफिट को आपने ठीक करना है। ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन सॉल्व तब तक नहीं हो सकता जब तक आप इसकी रेक्टिफाइड एंट्री ना बताओ। और मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ये एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी कि आप एंट्री बना लिया करो, एसओएफपी टू एसओएफपी, एसओसीआई टू एसओसीआई वाली मैंने आपको कहानी बताई थी कि जब एसओसीआई डेबिट हो रही है, इसका मतलब है आपके पास या तो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है या रिवर्सल ऑफ इनकम हो रही है। अगर आपके पास एसोसिएट क्रेडिट हो रही है तो इनकम रिकॉर्ड हो रही है या रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस हो रहा है। प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, एसोसिएट क्रेडिट हो रही है, एसोसिएट डेबिट हो रही है तो प्रॉफिट को डिक्रीज करना है। वो हमने पूरी एक कहानी की थी, ये आराम से उसमें सॉल्व हो सकता था। आपके पास जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 1360 का प्रॉफिट दिया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास जो प्रॉफिट दिया हुआ है 590 का प्रॉफिट दिया हुआ है। और मैंने करेक्शन ऑफ एरर का आपको एक आसान सा तरीका बताया था कि हर ट्रांजेक्शन में उसने सही और गलत बात दोनों बताई होंगी, और हमने उसकी एक रेक्टिफाइड एंट्री पहले रिकॉर्ड करनी है। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन में कहता है जी, फर्स्ट आपके पास है परचेज रिटर्न। आपके पास ओरिजिनल इफेक्ट क्या था? परचेज रिटर्न थी 20,000 की। मैंने आपको बताया था कि जब भी गलती हुई है तो उसके साथ वो पास्ट सेंटेंस यूज करेगा, वर रिकॉर्डेड एज से रिटर्न। परचेज रिटर्न को आपने से रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया। इसको आप रेक्टिफाई करना था। इसको रेक्टिफाई करने के लिए आप एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? आप अपने पास परचेज रिटर्न को क्रेडिट करोगे, और सेल रिटर्न जो आपने गलत डेबिट किया होगा उसको भी आप क्रेडिट करोगे। और अब ये तो दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा आपके पास सस्पेंस अकाउंट 4,000 से भी। मैंने आपको कहा था सस्पेंस अकाउंट की नेचर एसओएफपी की है, इसका तो प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो आपके पास परचेज रिटर्न से रिटर्न दोनों ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से भी ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इसकी वजह से भी ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते थे, इसको प्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे आप लिखना था परचेज रिटर्न ओमिटेड, एक रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, तो ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज कर दो। और साथ ही आपने यहाँ पे लिखना था सेल रिटर्न ओवर कॉस्टेड या रॉन्गली रिकॉर्डेड, कुछ भी आप लिख सकते हो, इसकी वजह से भी आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर जाना था। अच्छा, अब इसके अंदर दो बातें थी। जो चीज ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट करती है वो नेट प्रॉफिट को भी इफेक्ट करती है। तो दो तरीके थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या तो आप ग्रॉस प्रॉफिट की जो चीजें इफेक्ट हो रही है उसको ग्रॉस प्रॉफिट में भी एडजस्ट करो, नेट प्रॉफिट में भी एडजस्ट करो। लेकिन मैंने आपको इसका आसान तरीका बताया था कि जो चीज ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट कर रही है उससे सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट आप एडजस्ट करो। जो चीज ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वाले आइटम्स हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, उससे आप नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करो। और एट द एंड ग्रॉस प्रॉफिट का जो डिफरेंस आएगा वो उठा के नेट प्रॉफिट के अंदर आप लिखेंगे, तो आपका एक क्वेश्चन ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको बिल्कुल बताया था उसका। इसी तरह आपके पास डिफरेंट आगे और ट्रांजेक्शन है। फ्री सैंपल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹330,000 फ्री सैंपल की गुड्स है, तो आपने फ्री सैंपल की गुड्स में एंट्री रिकॉर्ड करनी थी सेलिंग एक्सपेंस टू परचेजेस। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट था आपके पास इन्वेंट्री मेथड। इन्वेंट्री मेथड डिफाइन करता है कि आपने एंट्री क्या रिकॉर्ड करनी है, आपने परचेज टू कैश करनी है या इन्वेंट्री टू कैश करनी है। प्रोडक्ट मेथड है। प्रोडक्ट मेथड का मतलब है यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो आपके पास परचेज की वैल्यू में होंगे, अनलेस क्लोजिंग स्टॉक मेजर हो चुका हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने फ्री सैंपल ऑफ गुड्स दिए हैं तो यहाँ पे आपकी जो ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी, अगर मैं इसकी सेकंड की एडजस्टमेंट करूं तो यहाँ पे जो ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी selling and marketing expense to purchases with the value of 30,000। ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमसे गलती क्या हुई? हमने इसकी रॉन्ग एंट्री क्या रिकॉर्ड की, हमने इसको गलती क्या कर दी? वो कहता है कि इसको आपने जब पोटेंशियल कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसको आपने गलती से क्रेडिट शेयर रिकॉर्ड कर दिया, और क्रेडिट शेयर भी किस वैल्यू पर रिकॉर्ड किया? एट अ मार्कअप ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। मार्कअप आपने निकाला होगा, 30% प्रॉफिट है, कॉस्ट 100 है, तो सेलिंग प्राइस 130 हो जाएगी। तो इसकी जब आपने वैल्यू निकाली तो आपके पास ये रिकॉर्ड किया आपने रिसीवेबल्स टू सेल्स 39,000, 39,000 से। ये अब आपने काम कर दिया। अब इसको रेक्टिफाई करने का तरीका क्या था?
रेक्टिफाई करने का तरीका था कि दो गलत एंट्रीज रिकॉर्ड हुई हैं, तो दोनों एंट्रीज को आप एडजस्ट करो। कैसे? जो ओरिजिनल एंट्री थी उसको रिकॉर्ड कर देना चाहिए। ओरिजिनल एंट्री है सेलिंग एक्सपेंस टू परचेजेस, और दूसरी एंट्री आप इसमें रिकॉर्ड करोगे जो ये थी, इसको आपने रिवर्स करना था, ये आपने गलत रिकॉर्ड की। तो सेल्स टू रिसीवेबल्स 39,000। अब इसका प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट देखते हैं। इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि जो सेलिंग एक्सपेंसेस है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आते हैं। परचेजेस क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट करती है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इसकी वजह से आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप इस ट्रांजेक्शन को देखते हो सेल्स को, तो सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट से पहले आती है। आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स का रिवर्सल हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, और इसका प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि रिसीवेबल्स आपके पास एसओएफपी आइटम है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस एंड परचेजेस का इफेक्ट आएगा। सेलिंग एक्सपेंस आपके पास प्रॉफिट को डिक्रीज कर रहा है, नेट प्रॉफिट को 30,000 से, जबकि परचेजेस हैं वो आपके पास 30,000 से प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह अगर आप सेल्स के ऊपर देखते हो, तो सेल्स आपके पास, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर रही है 39,000 से। इस तरीके से आपने इसको रिकॉर्ड करते जाना था। अब मैं बाकी ट्रांजेक्शन्स को जल्दी जल्दी में यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स बोलता जा रहा हूँ। आपने मैच करना ना, मैं लिखने पे आऊंगा तो एक काफी लंबा वीडियो चली जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है जी, प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अमाउंटेड टू ₹382 वर क्रेडिटेड टू सेल। आपने जो पैसे रिसीव किए थे वो आपने क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड कर दिए। अब हुआ ये था कि जब भी आपने एसेट को बेचा था तो आपको यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए थी कैश टू, आपके पास एसेट कौन सा था जी? ऑफिस इक्विपमेंट। अब ऑफिस इक्विपमेंट था जी आपके पास, इसकी मैं कैरिंग वैल्यू के हिसाब से जा रहा हूँ, आप इसको इक्विटी डिप्रिसिएशन और कॉस्ट के हिसाब से भी कर सकते हो। मैं इसको कैरिंग वैल्यू के हिसाब से जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसेट की कैरिंग वैल्यू थी 320 और आपने बेचा 382 का, इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर गेन आ गया। तो गेन आपके पास आता है 62 का। ये एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। आपने गलती क्या किया कि जो भी पैसे रिसीव किए 382 के, इसको आपने गलती से सेल्स के अकाउंट में आपने रिकॉर्ड कर दिया। आपने पैसे रिसीव किए, आपने कहा मेरी सेल्स हो गई है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करना है? कैश तो ठीक रिकॉर्ड हुआ है, इसमें तो मसला नहीं है, सेल्स गलत रिकॉर्ड हुई है। तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पे सेल्स को डेबिट करोगे 382 से, ऑफिस इक्विपमेंट को आपने खत्म करना था, ऑफिस सेगमेंट को 320 से आप क्रेडिट करोगे, और यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक गेन रिकॉर्ड कर दोगे 62,000 का। अच्छा, ये जो एंट्री, अच्छा अगर किसी ने एंट्री ठीक लिखी है पेपर के अंदर, उसको मार्क्स जरूर मिलेंगे, कम मार्क्स मिलेंगे लेकिन जरूर मिलेंगे। अब इसका इफेक्ट क्या आता है कि इसका प्रॉफिट के ऊपर आपके पास कोई इफेक्ट नहीं है। इसकी वजह से आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम होना था, और इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज होना था। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़े मजे की बात है कि इस क्वेश्चन के अंदर, लिखा हुआ है ME डिप्रिशिएट ऑफिस इक्विपमेंट एट 20%। अब नॉर्मली बच्चों के माइंड में होता है कि अगर हमने एसिड का डिस्पोजल गलत रिकॉर्ड किया तो हमने डिप्रिसिएशन भी गलत की होगी, लेकिन एग्जामिनर ने इसमें एक और ट्रिक खेली। एग्जामिनर ने ट्रिक खेली कि जो डिस्पोजल हुआ है ये 31 दिसंबर 2023 साल के आखिरी दिन हुआ है, और जो आपको कैरिंग वैल्यू दी हुई है ऑन 31 दिसंबर 2023 को 31 दिसंबर की कैरिंग वैल्यू दी हुई है। तो 31 दिसंबर की कैरिंग वैल्यू थी, 31 दिसंबर को एसिड डिस्पोज ऑफ होना था। अगर मैंने एसिड का डिस्पोजल गलत भी रिकॉर्ड किया है तो मेरा डिप्रिसिएशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि साल का एंड था, हम एसिड को ऑलरेडी डिप्रिशिएट कर चुके थे, क्योंकि मेरे पास कैरिंग वैल्यू गिवन है 31 दिसंबर 2023 की। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने ये गलती, हो सकता है बच्चों ने की हो कि डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके रिवर्स की हो। इसको रिवर्सल की जरूरत नहीं थी क्योंकि एंड ऑफ द ईयर है। मिड ऑफ द ईयर में अगर ये एरर हुआ होता तो मुझे जरूर डिप्रिसिएशन के इफेक्ट को एडजस्ट करना था। फोर्थ ट्रांजैक्शन बड़ी सिंपल ट्रांजैक्शन है। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड था, उसको गलती से आपने ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड में रिकॉर्ड कर दिया। तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड और ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है, नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करना था उसने।
आपने क्या काम किया, आपने ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड लिख दिया। जब आपने ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड लिखा तो ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। तो इसको जब आप एडजस्ट करोगे तो आपके पास एक सिंपल सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। ट्रांजेक्शन आपके पास रिकॉर्ड होगी, ट्रांसपोर्टेशन was recorded at transportation inward। तो ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड को आप क्रेडिट करोगे, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड को आप डेबिट करोगे। तो इसका इम्पैक्ट आपका प्रॉफिट के ऊपर भी आ जाएगा, एक ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, एक नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। साथ ही कह रहे हैं कि जो इन्वेंट्री थी, क्लोजिंग स्टॉक था, वो ओवर स्टेट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक की जब बात करता है तो उसका मतलब है आप फिजिकली स्टॉक रिकॉर्ड कर चुके हो, और जब भी आप फिजिकली आप रिकॉर्ड को वैल्यू कर चुके हो तो अब पीरियोडिक या परपेचुअल से फर्क नहीं पड़ता, अब एक ही एंट्री रिकॉर्ड होती है, सीजीएस टू इन्वेंट्री। अब लेकिन अगर वो कहता है कि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर स्टेट हुआ है, ओवर स्टेटमेंट है उसकी, तो आप उसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे जी? आपके पास उसकी एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी, ओवर स्टेटमेंट कर दिया आपने, ज्यादा लिख दिया। सस्पेंस टू क्लोजिंग स्टॉक 36,000 से आप इन्वेंट्री को कम कर दोगे। अच्छा जी, लास्ट है, वाई रिकॉर्डिंग द इम्पेयरमेंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इट वैल्यू इन यूज वाज 1200,000। और ये 1200,000 को हमने इग्नोर कर दिया, दिस वैल्यू वाज इग्नोर्ड, ये हमने इग्नोर कर दिया, इसको मतलब हमने कंसिडर ही नहीं किया। तो फिर हमने क्या किया जी, हमने बिफोर इम्पेयरमेंट कैरिंग वैल्यू थी 1800, और हम फिर लेस कॉस्ट टू सेल को लेके चलते रहे, और हमने कहा कि ये रिकवरेबल अमाउंट है 1000 से, और हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया इम्पेयरमेंट लॉस 800 से। जबकि होना ये चाहिए था कि मेरे पास यहाँ पे जो रिकवरेबल अमाउंट है 1800 में से 1200 होनी चाहिए थी, क्योंकि विच एवर इज हायर, और बाकी मेरे पास 600 का इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए था, और मैंने इम्पेयरमेंट लॉस 800 से रिकॉर्ड कर दिया। तो सिंपल एक आपने इम्पेयरमेंट लॉस को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, इसकी आप एंट्री बनाओगे एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट टू इम्पेयरमेंट लॉस, आपके पास प्रॉफिट में इंक्रीज आएगा, नेट प्रॉफिट के अंदर आप इसको इंक्रीज करोगे 200 रुपये से, जो इसका डिफरेंस आएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन था 8 मार्क्स का। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये सोचने वाला था, दिमाग का इस्तेमाल था, बच्चे इसमें तंग हो सकते हैं। आई होप सो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो एनालिसिस का, 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं बात करता हूँ रेशो एनालिसिस के अंदर। तो छोटा सवाल है, सिंपल सा है, इसमें थोड़ी सी उसने ट्रिक ऐड की है, मैं आपको उसका एक सिंपल सा हल बता देता हूँ कि आपने क्या करना था। ये 4+3 मार्क्स का था, 4 मार्क्स की आपने यहाँ पे रेशियोज कैलकुलेट करनी थी, 3 मार्क्स की आपकी कमेंट्री थी इसके ऊपर। अच्छा, अगर आपको याद हो, मैं इसके ऊपर आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। मैंने आपके पास एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था, और मैंने कहा था कि इस डॉक्यूमेंट का फायदा ये होगा कि जब भी आपने कुछ भी लिखना होगा, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कुछ भी मेंशन करना होगा, तो आप उस डॉक्यूमेंट के अंदर, मैंने रीजंस बता दी थी कि इस चीज़ की रेशो अगर कम हो गई है या कोई मसला है तो इसको बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके अंदर 4-4 5-5 पॉइंट लिखे हुए थे। अगर आप रेशोज कैलकुलेट नहीं भी करते और उसमें से आप एक एक लाइन भी लिख के आ जाते बगैर क्वेश्चन सॉल्व किए, तो 3 नंबर तो आपके ये पूरे पक्के थे। आपने वो एक एक स्टेटमेंट लिखनी थी, मैंने आपको 2-3 पेजेस का रेशो एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन का डॉक्यूमेंट शेयर किया था कि ये पॉसिबल रीजंस होती हैं, और ये जेनेरिक है, ये किसी भी जगह पे लिख के आ जाएंगे, और ये जेनेरिक क्वेश्चन था, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं दी हुई थी। इस जेनेरिक क्वेश्चन में आपने उस डॉक्यूमेंट में से एक एक पॉइंट उठा के लिखना था, बगैर सोचे समझे लिखना था, आपको सोचने की जरूरत भी नहीं थी, और आपके पास ये 3 नंबर तो मुफ्त के मिल जाते। क्वेश्चन में जो डाटा था थोड़ा सा उसने घुमा के दिया। क्वेश्चन में कहता है जी ऑपरेटिंग साइकिल जो है डेज में, ये मुझे जरा कैलकुलेट करके दो। अब ऑपरेटिंग साइकिल इन डेज अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 आते हैं। हमारे पास है, आपके पास एवरेज डेज टू सेल, एवरेज डेज टू रिसीव, और एवरेज डेज टू पे। अब इनके फॉर्मूले गिवन थे। अगर एवरेज डेट टू सेल की बात करें तो इन्वेंट्री की बात हो रही है, इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या था, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब मसला ये है कि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दी हुई, और एवरेज इन्वेंट्री भी नहीं दी हुई। तो मैं क्या काम कर सकता था इसमें, मुझे सिंपल ये काम करना था कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दी हुई है सेल्स, सेल्स है मेरे पास 100 बिलियन की, मैं इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने मेरे पास यहाँ पे 25% ऑफ मार्केट ऑन कॉस्ट की बात कर दी है।
जब मार्कअप ऑन कॉस्ट की बात की है तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है 25%, किसके ऊपर बेस कर रहा है, कॉस्ट के ऊपर बेस कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस होगी 125%। तो मेरे पास यहाँ पे 100 है और ये वाली वैल्यू मैंने आइडेंटिफाई करनी थी, तो ये मेरे पास जो इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रही है वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से 80 की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रही है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आ गई मेरे पास इस फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला था एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइड बाय आपके पास, सॉरी, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे आई, एवरेज इन्वेंट्री तो नहीं गिवन, तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए आपने इन दोनों को यूज करना था कि आपके पास करंट एसेट्स ऑन एवरेज माइनस एवरेज क्विक एसेट। क्विक एसेट वो थे तो अब इसमें हमने एवरेज रिसीव इन्वेंट्री डेज, एवरेज इन्वेंट्री निकालनी थी। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन के अंदर मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है करंट एसेट्स और यहाँ पे दिए हुए हैं क्विक एसेट। क्विक एसेट में हमने कहा था कि इन्वेंट्री प्रीपेमेंट शामिल नहीं होती, प्रीपेमेंट को इग्नोर करेंगे। तो बेसिकली करंट और क्विक एसेट का जो डिफरेंस है वो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 49 माइनस 21, 28 की मेरे पास आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ से मेरे पास इसका ये फॉर्मूला बन जाता था और इस फॉर्मूले के बाद मैं ये कैलकुलेट कर सकता था कि मेरे पास जो एवरेज इन्वेंट्री है वो 28 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80 की है, इनटू 365 डेज थे। तो यहाँ से मेरे पास इन्वेंट्री के डेज आ जाते थे। अब इसी तरह मेरे पास एवरेज डेज ऑफ रिसीवेबल और एवरेज डेज ऑफ पेबल कैलकुलेट होने थे। मेरे पास यहाँ पे टाइम्स के हिसाब से आंसर दिया हुआ है और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास टोटल 365 डेज है। मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया हुआ है कि आप 365 डेज को, या फिर आपके पास ऑप्शन था कि उसको डिवाइड करते तो आपके पास टाइम्स में कन्वर्ट होता है और टाइम से आप डेज में वापस आ सकते थे। तो आप 365 डेज को डिवाइड बाय 7 और 365 डेज को डिवाइड बाय 9 करते, आपके पास स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला निकल आता, उसकी वैल्यू या नंबर ऑफ डेज निकल आने थे। और उसके बाद फिर आपने वही वन लाइनर यहाँ पे स्टेटमेंट देनी थी कि आपके पास क्या एक्शन होना चाहिए इसको बेहतर करने के लिए। तो ये आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये एक एवरेज क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें आपने थोड़ा सा ख्याल और अपने स्मार्ट माइंड का यूज करना था। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक डिस्कशन का क्वेश्चन था। डिस्कशन क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होता है एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन द पॉइंट इज कि ये वो चीज है जिसके लिए आप कोई सेपरेट तैयारी करके नहीं जाते। ये आपके नॉर्मल कंसेप्ट थे जो आपने क्लासेस में सीखे होंगे अपने टीचर से। तो ये प्योर एक आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जिसमें आपकी एक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होनी थी। क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, मुश्किल सवाल नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा चीजों का ख्याल हो, आपका लिखने का तरीका थोड़ा सा बेहतर है, तो ये मुश्किल सवाल नहीं है। मैं इसको देखता हूँ कैसे। वो कहता है जी, यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ पैराडॉक्स लिमिटेड, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर द ईयर एंडेड आर अंडर प्रिपरेशन। ठीक है, साल के स्टार्ट में पीएल अडॉप्टेड द रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन आ गई कि कंपनी ने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया साल के शुरू में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए। और अ न्यू सीईओ हैज रिसेंटली ज्वाइन, नए सीईओ साहब आ गए हैं और उन्होंने कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं कि आपने आईएफआरएस की नॉन कंप्लायंस किया, आपने आईएफआरएस को फॉलो नहीं किया सही तरीके से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करने के बाद क्या क्या बातें की और इसके ऊपर हमने क्या करना जी, हमने ब्रीफली रिस्पॉन्ड टू द नॉन कंप्लायंस पॉइंटेड आउट बाय द सीईओ। इसकी सिंपल सी मिसाल है, आप इसको ऐसे ज्यूम करना है कि आप एक कंपनी के अकाउंटेंट हो, नए सीईओ साहब आए हैं और वो आके आपके ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी है कि भाई तुमने ये काम गलत किए हुए और बताओ मुझे इनका जवाब दो। अब आपने, हो सकता है वो हमें गलत बात कर रहा हो, तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि भाई आप गलत बात कर रहे हो, आईएफआरएस ने ये ऐसे नहीं कहा, ये जो मैंने किया मैंने ठीक किया है। और हो सकता है वो ठीक बात कर रहा हो और मैंने आईएफआरएस गलत किया हो, तो मुझे उसमें बताना पड़ेगा जी हाँ हमने इसमें इस स्टैंडर्ड को गलत अप्लाई किया या इस पॉलिसी को गलत अडॉप्ट किया हुआ है, हमें इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। तो ये आपने 2 to 3 बुलेट पॉइंट्स बताने थे हर एक पॉइंट के। मैं इसको वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन में जी क्या कह रहा है, क्वेश्चन में साफ कह रहे हैं कि जी पहला जो उन्होंने डिफरेंस आइडेंटिफाई किया वो कहता है जी, आईएस डज नॉट अलाउ सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन, सो ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड हैव बीन रिवैल्यूड। वो साहब आए, उन्होंने कहा कि यार आईएस 16 सिलेक्टिव अडॉप्टेशन के ऊपर नहीं जाता। वो कहता है जितने भी प्रॉपर्टी प्लांटिंग, जितने भी क्लासेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांटिंग है, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, मोटर व्हीकल, ऑफिस
इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर्स, वो सब रिवैल्यू होने चाहिए थे। अब आप बताओ कि क्या ये बात ठीक है? नहीं, IAS 16 ने ऐसे कहीं नहीं कहा कि आपने अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा है तो प्लांट एंड मशीनरी को भी रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखो, ऐसा नहीं था। IAS 16 ने ये कहा था कि अगर प्लांट एंड मशीनरी आपका रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो आपके पास जितने भी प्लांट एंड मशीनरी हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो सब रिवैल्यूएशन मॉडल पे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अगर फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पड़े हुए हैं तो वो भी रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके आओ। लैंड एंड बिल्डिंग्स हैं, अगर वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो आपके पास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सब रिवैल्यूएशन मॉडल पे होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लैंड एंड बिल्डिंग्स कॉस्ट मॉडल पे रखी हुई है आपने, कुछ लैंड एंड बिल्डिंग्स आपने रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखी हुई है, ये नहीं हो सकता। विद इन द क्लास ऑफ एसेट नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं कहा कि जितने भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की क्लासेस हैं सबके ऊपर एक यूनिफॉर्म मॉडल हो। तो हम सीओ साहब को कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे हमारी नॉन कंप्लायंस नहीं हुई, और हम ये स्टेटमेंट, यही बुलेट फॉर्म लिखेंगे कि IAS 16 ने हमें ये नहीं कहा कि आप पूरे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर एक मॉडल अडॉप्ट करो। हर क्लास ऑफ एसेट्स के लिए हम अलग अलग जो मेजरमेंट मॉडल है वो अपनी पॉलिसी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब अगर कंपनी की पॉलिसी है कि जितने भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है सब रिवैल्यूएशन पे होने चाहिए, तो फिर सब रिवैल्यूएशन पे करेंगे। फिर हम ये काम नहीं कर सकते कि हम एक क्लास ऑफ एसेट को कॉस्ट मॉडल पे रखें, दूसरी क्लास ऑफ एसेट को हम लेके चले जाए कॉस्ट मॉडल पे। लेकिन ये IAS 16 ने नहीं कहा कि तुम सब के सबको एक पे रखो, ये हमारी पॉलिसी है। तो ये हमने इसको बता दिया जी। Adoption of the revaluation model has been accounted for as change in estimate, though it is a change in accounting policy. अब वो हमें कह रहे हैं कि जो आपने रिवैल्यूएशन मॉडल को अडॉप्ट किया तो ये आपने चेंज इन एस्टिमेट किया। नहीं जी, हमने गलत किया। अगर हमने चेंज इन एस्टिमेट किया है, चेंज इन एस्टिमेट नहीं है बिल्कुल। फेयर वैल्यू कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जो जाना है, ये आपके पास चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को हम अंडर IAS 8 रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि IAS 8 ये कहता है कि अगर आपके रेलिवेंट स्टैंडर्ड ने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मैकेनिज्म बता दिया है तो उसको फॉलो करो, मेरी बात को छोड़ दो, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। अगर तो आपको उस रेलिवेंट स्टैंडर्ड ने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी तो फिर मेरी बात मान लो। तो हमें तो IAS 16 ने कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाने का तरीका बताया हुआ है। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट नहीं है। तो उसका जो यहाँ पे पॉइंट था नॉन कंप्लायंस का, वो बिल्कुल ठीक है अगर हमने इसको एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट ट्रीट किया हुआ। तो उसके बाद कहते हैं जी IAS 16 रिक्वायर्स दैट द इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन मस्ट बी, ये जो मस्ट है ना, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा एतराज है। मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम द रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग बट द ट्रांसफर हैज नॉट बीन मेड इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये बात अक्सर स्टूडेंट थोड़ा सा इसको समझते नहीं है। वो स्टूडेंट इसके ऊपर थोड़ा सा क्योंकि हम क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस तरह की होती है कि हम हर क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस से कुछ पोर्शन रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो मैं सिंपल सी बात बता दूं, ये कंपनी की पॉलिसी है कि वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से कुछ अमाउंट रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर रही है। अगर कोई कंपनी ये चूज करती है कि हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस से कुछ अमाउंट रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर नहीं करनी, तो वो ये पॉलिसी चूज कर सकती है। वो सारी जिंदगी रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट करके रखेगी और एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ट्रांसफर करेगी। तो ये जो कंपनीज या जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर अलग से जब मेंशन किया होता है कि इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग, तो ये पॉलिसी है, ये मेरी मर्जी है, मेरी चॉइस है। स्टैंडर्ड ने मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि तुमने हर हाल में ये करना है। तो ये बात हम सीओ साहब को बता देंगे कि भाई हमने गलत नहीं किया। अगर मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस को हर साल ट्रांसफर नहीं कर रहा तो ये गलत नहीं है। मैं अपनी पॉलिसी बनाई है कि हम डिस्पोजल के ऊपर इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसको मैं नॉन कंप्लायंस ऑफ IFRS नहीं कहूंगा। उसके बाद जी सम व्हीकल्स हैव बीन गिवन ऑन रेंट। ठीक है, हमारे पास एसेट कौन से हैं? व्हीकल्स हैं, और इनको हमने रेंट पे दिया है। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में फॉल करते हैं। सीओ साहब कह रहे हैं कि दीज शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसका मतलब है सीओ साहब की जो अकाउंटिंग की क्लासेस है वो मिस हुई है, कि जब टीचर पढ़ा रहा था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्कोप क्या है तो सीओ साहब सोए हुए थे या क्लास में नहीं थे। तभी तो वो आके ऐसी बातें कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्कोप था सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग जो रेंटल टू अदर्स के लिए होती है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर होती है। उसके अलावा अगर कोई और एसेट है जो रेंटल पर्पज के लिए रखा हुआ है तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के स्कोप में शामिल है। हर स्टैंडर्ड पढ़ाने से पहले उसका स्कोप डिफाइन किया जाता था, तो ये उसके स्कोप में शामिल है। तो ये भी यहाँ पे सीओ साहब गलत कह रहे हैं। हम उनको बताएंगे कि जी ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो स्कोप है व्हीकल्स फॉर रेंटल टू अदर पर्पज, वो उसमें शामिल है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्कोप सिर्फ लैंड और बिल्डिंग
के ऊपर एप्लीकेबल होगा अगर वो रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होंगी। तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर आप इसको स्मार्टली हैंडल करें तो मेरे ख्याल से ये इजीली डुएबल आपके पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बोरिंग कॉस्ट। 8 नंबर का सवाल। हमने बोरिंग कॉस्ट की भी सेपरेट मैंने प्रैक्टिस कराई थी और मैंने आपको एक फुल फ्लेज लंबा क्वेश्चन सॉल्व कराया था बोरिंग कॉस्ट का, जिसमें मैंने आपको उसकी एक वर्किंग बताई थी कि आप वर्किंग कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड ईयर वाइज बताई थी और उसमें सरप्लस फंड्स, जनरल फंड्स, वो सारा जिक्र किया था। और साथ मैंने आपको उसकी डिस्कशन की थी सरप्लस फंड्स कैलकुलेट करने के लिए, टाइमलाइन पूरी बनाई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से कौन से सॉल्व हो सकता था अगर आपने इसकी प्रॉपर टाइमलाइन बनाई होती। क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्या गया जी, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट को मसला मसाइल आते हैं कि जी स्पेसिफिक फंड है, जनरल फंड है, तो हम इसको जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जी आपके पास ये बोरिंग कॉस्ट का क्वेश्चन है और एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 8 मार्क्स के हिसाब से कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। 8 मार्क्स के हिसाब से तो थोड़ा सा आपको स्पीड अप काम करना था इसमें। अब हुआ क्या कि आपको यहाँ पे पेमेंट्स दे दिए जो पहले। अब वो कह रहा है कि यकम जनवरी 2023 को आपने क्या किया, कमेंस कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी को आपके पास एक्टिविटी ऑन क्वालिफाइंग एसेट स्टार्ट हुई। ये पहला पॉइंट पूरा हो गया। यकम फरवरी को आपने पेमेंट की, एक लोन लिया, पेमेंट की है। यकम फरवरी को आपने जब पेमेंट की है टू कॉन्ट्रैक्टर, तो ये दूसरी कंडीशन पूरी हो रही है। और यहाँ पे यकम जनवरी को आपने एक लोन लिया, लॉन्ग टर्म लोन ले लिया। यहाँ पे जब यकम जनवरी को आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया तो यहाँ पे आपके पास बोरिंग कॉस्ट इनकम होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये लोन लिया है ये जनरल लोन है या स्पेसिफिक लोन है, क्योंकि अगर तो ये स्पेसिफिक लोन है तो मुझे यकम जनवरी से कैपिटलाइज करना चाहिए। अगर तो ये जनरल लोन है तो फिर मुझे यकम फरवरी का वेट करना चाहिए, क्योंकि जनरल लोन को जब यूटिलाइज किया जाएगा तब हम बात कहेंगे कि बोरिंग कॉस्ट इनकम होना स्टार्ट हुई है। अब इसके अंदर उसने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या उसने स्ट्रेट अवे बात नहीं की, उसने बस एक सिंपल सी बात लिख दी कि जी यकम जनवरी 2023 को उसने लोन लिया, 17% लॉन्ग टर्म लोन ले लिया। अच्छा, अब बहुत से लोगों ने इसको जनरल लोन यूज किया हुआ है, बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं सर ये तो स्पेसिफिक लोन है। मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं इसको स्पेसिफिक लोन ट्रीट करूंगा। रीजन क्या है स्पेसिफिक लोन ट्रीट करने की? इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव चीज है। रीजन ये है कि जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है उसी दिन अगर मैं कोई लोन ले रहा हूँ तो मेरी इंटेंशन क्या है कि ये लोन मैंने इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करना है, उसी के लिए मैं ले रहा हूँ। ये जनरल लोन नहीं मैं ट्रीट करूंगा अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो। आई कैप का आंसर या कुछ टीचर्स का या कुछ स्टूडेंट्स का इससे मेरी राय से इख्तलाफ हो सकता है, तो इख्तलाफ रखना जमहूरियत का हुस्न है, वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा तो यकम जनवरी 2023 को जो लोन लिया गया है मैं इसको स्पेसिफिक फंड्स में ट्रीट करूंगा, स्पेसिफिक लोन ट्रीट करूंगा। रीजन क्या है? रीजन सिंपल ये है कि जिस दिन मेरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है उसी दिन मैंने लोन अरेंज किया है। इस वजह से मैं इसको कह रहा हूँ कि ये जो लोन मैंने अरेंज किया ये इस एक्टिविटी की वजह से अरेंज किया है, स्पेसिफिक लोन है। जो राइट इश्यूज किए हैं आपने ये आपके ओन फंड्स हैं, तो अगर जो आपके अपने पैसे हैं उसके ऊपर तो आपकी कोई बोरिंग कॉस्ट नहीं होती, उसको भी आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल किया, कोई मसला नहीं है, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने यकम अगस्त को पैसे खत्म हो गए होंगे, आपने एक शॉर्ट टर्म लोन लिया। और ये शॉर्ट टर्म लोन लिया क्यों लिया? आपको जल्दी से पैसे जरूरत पड़ गए थे, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, पैसे नहीं थे, तो ये भी आपके पास स्पेसिफिक लोन है। तो मैं इसको भी स्पेसिफिक लोन ट्रीट करूंगा, मैं इसको भी स्पेसिफिक लोन ट्रीट करूंगा। मैं यहाँ पे जनरल लोन लेके नहीं चलता। तो जिन भाई साहब ने यहाँ पे जनरल फंड लिखा था उनके लिए माजरत, उनको सॉरी। अच्छा, अब कह रहा है सरप्लस फंड्स अवेलेबल फॉर बोथ द लोन एंड द राइट वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ जो सेविंग कैलकुलेट करूंगा वो मैं इन पैसों के ऊपर सेविंग कैलकुलेट करूंगा और ये वाले जो पैसे हैं इनके ऊपर सेविंग कैलकुलेट करूंगा और उसको अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट में से माइनस करूंगा। अगर मेरे पास कोई सरप्लस फंड्स बचता था उसके ऊपर सेविंग इन्वेस्टमेंट होती थी। जनरल फंड, ये जो राइट इशू है ये मेरे अपने पैसे थे, इसके ऊपर अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है, कोई सेविंग आई है, तो इंटरेस्ट इनकम मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, क्योंकि इसका बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होता। तो मेरे पास ये जो राइट इशू है इसको मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर दूंगा। मैंने इसमें से पैसे इस्तेमाल जरूर किए होंगे लेकिन यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ये मेरे अपने पैसे हैं। द कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज सस्पेंडेड, ठीक है, सस्पेंड हो गया है, हो सकता है, कोई मसला नहीं है। देखते हैं सस्पेंशन हुई क्यों है। 1 महीने की हुई है, ठीक है, 1 महीना एक रीजनेबल टाइम है। हाउ एवर सब्सटेंशियल
टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वाज कैरिड ड्यूरिंग द ईयर जुलाई 2023। वो कह रहे हैं जो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम था वो हो रहा है। यहाँ पे उसने इतनी बात कर दी, काफी बात कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिले आया है, जो काम रुका है, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस था। कंस्ट्रक्शन के अंदर जब भी आप छत के ऊपर लेंटर डालते हो तो आप कुछ दिन कंस्ट्रक्शन का काम रोक देते हो जब तक उस लेंटर की मजबूती नहीं हो जाती। अगर आपने एक ब्रिज तैयार किया है तो ब्रिज तैयार करने के लिए उसके ऊपर जब आप कंक्रीट डालते हो तो आप अगले दिन वहां पे रोड की कारपेटिंग नहीं कर देते, आप उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देते हो ताकि उसकी जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ आ सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्शन काम तो रुका, लेकिन वो कह रहे हैं कि सब्सटेंशियल टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वाज कैरिड, ये चलता रहा। तो ये जो था ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस था। यहाँ पे आप सस्पेंशन पीरियड को कंसीडर नहीं करोगे, हमारे काम की बोरिंग कॉस्ट की सस्पेंशन नहीं हुई। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 30th नवंबर। ठीक है, 30th नवंबर को कंप्लीट हो गई है। मॉडिफिकेशंस होती रहे, बिल्डिंग बेशक हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज नहीं थी। हमारे पास जो कंप्लीशन डेट है वो 30th नवंबर 2023 तक की है। 30 नवंबर 2023 तक की जो भी बोरिंग कॉस्ट होगी वो आपके पास एड अप हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने दो बातें कैलकुलेट करनी थी, एक तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड और दूसरा कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग में दो चीजें आनी थी, एक आपके पास आनी थी पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, वो तो आप सिंपली ऐड अप कर देते थे। ये जो आपके पास जितनी वैल्यूज दी हैं इनको आपने ऐड अप कर देना है। ये वाली जो वैल्यू है ये स्टिल पेबल है, ये अभी तक आपने पे नहीं की, ये भी आपके पास ऐड होगी कॉस्ट में। तो आपके पास 200 प्लस 350 प्लस 180 इसमें ऐड होगी जो स्टिल पेबल है टू कॉन्ट्रैक्टर 160, और इसमें लास्ट ऐड होगी आपके पास बोरिंग कॉस्ट जिसमें कैपिटाइज होना है। और ये आप एक वर्किंग सॉल्व करोगे, और इसकी मैंने आपको एक बड़ी सिंपल सी वर्किंग करके दिखाई थी। तो 8 नंबर का क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, स्टूडेंट का यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा होगा, लेकिन मार्क्स आ सकते थे इसमें, अच्छे मार्क्स आ सकते थे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा क्वेश्चन है आपके पास, और ये जो क्वेश्चन आ गया है जी आपके पास IS 8 और IS 1 का कंबाइंड क्वेश्चन है। आपने इसके अंदर जो कहानियां थी, दो बातें थी। ये वाला जो पोर्शन था, ये पोर्शन था आपके पास IS 1 का, सिंपल सा पोर्शन था, इसको आपने लेके चलना था। आपके पास 2021 की बात हो रही है, 2022 की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाज नॉट प्रिपेयर्ड इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन गैदर्ड। तो ये आपने 2021 से बनाना शुरू करनी थी। ये लंबा सवाल है, ये बड़ा सवाल है, इसके ऊपर टाइम लगेगा। 20 नंबर का सवाल है, इस 20 नंबर के सवाल को मल्टीप्लाई करें 1.8 के साथ, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली पेपर में 36 मिनट अवेलेबल हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं इसकी हर एक पॉइंट के ऊपर जाऊंगा तो मुझे 36 मिनट तो मुझे भी चाहिए। लेकिन मैं इसको सिंपल सी बात कर देता हूँ कि आपने यहाँ पे क्या काम करना था, आपने इसकी टाइमलाइन बनानी थी 2021 की 2022 की। मैंने आपको इस क्वेश्चन के भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप टाइमलाइन बना लो। जब आप टाइमलाइन बनाओगे तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि जी आपके पास 31 दिसंबर आपने बनानी है 2023 की, 2021, 31 दिसंबर 2022, और फिर 31 दिसंबर 2023 आता है। अब यहाँ पे आपके पास जब 2023 की बात कर रहे हो तो कंपैरेटिव फॉर्म में आपने 2022 और 2023 की बनानी थी। उससे पहले जो कुछ हुआ उसको आपने ठीक करना था, और आपने यहाँ पे 1 जनवरी 2021 के बैलेंस को ठीक करते करते आना था। तो यहाँ पे हुआ ये कि ये दो कल्प्रिट्स थे जो आपके पास थे, और ये आपके पास IS 8 की कहानी थी। क्या कहानी थी देखते हैं, पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ। बाकी बातें ऊपर बड़ी सिंपल सिंपल लिखी हुई हैं, रिटेन अर्निंग, शेयर प्रीमियम के बैलेंस दिए हुए हैं, प्रॉफिट दिए हुए हैं, फाइनल डिविडेंड दिया हुआ है, बोनस इशू दिया हुआ है, उसमें मसला नहीं है मुझे। मसला किस चीज़ में, मुझे इन दो चीज़ों में मसला है, क्योंकि हमने ओपनिंग रिटेन अर्निंग को ठीक करना था, रीस्टेट करना था। वो कहता है जी 1 जनवरी 2020 को एक गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की, ठीक है, टू एक्वायर द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, हो गया। However, the grant was treated as income on receipt। जब आपको ग्रांट मिली एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अगेंस्ट, तो इसको आपने एज अ इनकम रिकॉर्ड कर लिया अपने पास। अब मसला ये है कि हमने एक अकाउंटिंग पॉलिसी को गलत अडॉप्ट किया है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि जी ये अकाउंटिंग पॉलिसी थी, नहीं, हमारे पास
इसको हमें डेफर्ड रिकॉर्ड करना था प्लांट की, और ग्रेजुअली इसको रियलाइज करना चाहिए था। मैंने सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में लेके चला गया। अब वो कह रहा है कि द प्लांट वाज एक्वायर्ड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 1000 मिलियन ऑन फर्स्ट जनवरी, और उसकी जो उसको लाइफ थी 8 और रेजुअल वैल्यू थी 100 मिलियन। तो मुझे इस ग्रांट इनकम को ग्रेजुअली रियलाइज करना चाहिए था। हमने क्या किया, हमने सारी की सारी ग्रांट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर दी। तो मुझे क्या काम करना है, मुझे एक तो पहली बात है कि अपने पास प्रॉफिट को रिवर्स करना है। मेरे पास प्रॉफिट में से माइनस करना है 600 मिलियन, सारा का सारा मेरा प्रॉफिट नहीं है। लेकिन इस 600 मिलियन को यहाँ पे मैं अपने पास जो भी रिटेन अर्निंग्स है उसमें 600 मिलियन वापस पूरा का पूरा एडअप करूंगा, और फिर इस 600 मिलियन में से मैं 8 ईयर के हिसाब से रियलाइज करूंगा। तो 600 डिवाइड बाई 8 ईयर्स, तो जो भी वैल्यू आएगी ये मेरे पास यहाँ से, ये मेरे पास रिकॉर्ड होगी एज अ प्रॉफिट। तो ये मेरे पास गेन रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो 600 को मैं लेस करूंगा, ये मेरा गेन नहीं था, ये मेरा प्रॉफिट नहीं था। मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट बनता है वो बनेगा 600 डिवाइड बाई 8 ईयर। 8 ईयर क्यों किया, क्योंकि एसेट की यूजफुल लाइफ के हिसाब से इसको एडजस्ट होना चाहिए था। तो मैं यकम जनवरी 2021 के रिटेन अर्निंग के बैलेंस को पहले ठीक करूंगा, उसके बाद जाके चेंजेस इन इक्विटी की बात करेंगे, उसके बाद हम अपने नॉर्मल ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने सिंपल क्या काम करना था, मैंने यहाँ पे ये रिटेन अर्निंग उठानी थी। ये रिटेन अर्निंग मेरे पास दी हुई है यहाँ पे, और रिटेन अर्निंग दी है 1153 की। और मेरे पास इस साल का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है वो 2021 का, वो दिया हुआ है 321। और इस साल में चेंजेस भी हुई होंगी। तो इन चेंजेस को मुझे देखने के बाद यहाँ पे सिंपल क्या काम करना था कि मुझे यहाँ की निकालनी थी रिटेन अर्निंग कितनी है, या आप लेजर बना के भी निकाल सकते हो। और ये जो रिटेन अर्निंग थी जिसको मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें मैंने 600 की एडजस्टमेंट करनी थी, और मैंने साथ ये जो उस साल का रियलाइज होना चाहिए था उसको रियलाइज करना था। और इसके बाद मुझे यहाँ पे भी 600 डिवाइड बाई 8 ईयर का पोर्शन यहाँ पे रियलाइज करना था। 2023 में भी 600 डिवाइड बाई 8 का पोर्शन रियलाइज करना था। दूसरा पार्ट है जी, BL हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट द रिवैल्यूएशन मॉडल फ्रॉम 1 जनवरी। ठीक है, रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करना उनकी मर्जी है, कर सकते हैं, 1 जनवरी से होगा। However, this change has not been accounted for in the draft financial statement. एक पॉलिसी चेंज था, उसको आपने अडॉप्ट नहीं किया, और ये आपने यकम जनवरी 2023 को किया था। करंट ईयर का एक चेंज है, करंट ईयर में आपने इसको अडॉप्ट नहीं किया। डेप्रिसिएशन करंट ईयर की आपकी गलत चार्ज हुई होगी। तो आपने क्या काम करना है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर आपने साल के शुरू में रिवैल्यूएशन परफॉर्म करनी है और डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना है। शुक्र की बात यह है कि ये 2023 का एरर है, तो ये सिर्फ 2023 को इफेक्ट करेगा, 2023 से पिछले फिगर्स को एडजस्ट नहीं करेगा। तो इसको आपने एडजस्ट करना था। आपके पास बीच में एक लैंड का डिस्पोजल भी आया है, तो ये एक अच्छी बड़ी एडजस्टमेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट ने अगर कोई मार्क्स लूज भी किए हैं तो कोई इशू नहीं है। इस 20 में से अगर किसी स्टूडेंट ने ऑन एवरेज 10 मार्क्स भी स्कोर कर ली हैं तो उसने एक अच्छा काम किया है, उसके लिए पेपर में ये काफी था। अगर इसमें से 20 में से 10 मार्क्स भी स्कोर कर लिए हैं, अब बच्चों ने अगर ये एडजस्टमेंट गलत कर दी, ये एडजस्टमेंट गलत कर दी, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इसके हिसाब से ठीक बनाई है, तो वो 8 से 10 नंबर फिर भी ले सकते हैं, उनको स्टिल मसला नहीं होगा। अगर उसने सेकंड और थर्ड एडजस्टमेंट को गलत भी सॉल्व किया है, स्टिल आप इसमें 8 से 10 मार्क्स ले सकते हो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, बच्चे इसमें थोड़ा सा परेशान हुए कि ये क्या आ गया आपके पास। 13 मार्क्स का क्वेश्चन था और IS 40 हो गया सारा। IS 40 है जी, प्रिपेयर नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू बी इंक्लूडेड। और वो कह रहा है कि जी शो ईच प्रॉपर्टी इन अ सेपरेट कॉलम, पूरे नोट्स बनाने थे आपने। और अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट मांगा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट नहीं मांगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग हुई जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेट कर रही है तो मुझे उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। मुझे जो नोट बनाना है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बनाना है। वो कह रहा है जी कॉलम फॉर टोटल और कंपैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो वही बात कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट ही मांगा, उसमें से सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट मांगा है। क्वेश्चन में हम पहले पॉलिसीज डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं जी फेयर वैल्यू मॉडल यूज होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। कॉस्ट मॉडल यूज होगा फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मजे की बात।
डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है। रेंटल इनकम बता दी है, रिपेयर बता दी है, और एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर है, ठीक है। ये आप नोट्स, वो जो उसकी आप डिस्क्लोजर्स लिखोगे नोट के नीचे, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन के अंदर डिस्क्लोजर्स लिखने थे, मैंने आपको बताया था कि डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं, कैसे लिखने होते हैं। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर है, उसने ये कहानी की है, तो ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। IS 40 के डिस्क्लोजर्स में रेंटल इनकम और आपके पास जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस थे उसको आपने डिस्क्लोज करना था। तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ये मुझे काम आएगी। डिप्रिसिएशन की भी बात जो लिखी हुई है ये डिस्क्लोजर्स लिखने के ऊपर भी काम आएगी नोट्स बनाते वक्त। हम सेकंड पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है जी, वो कह रहा है 1 फरवरी 2023 को स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी सी। प्रॉपर्टी सी बना रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, टू अर्न रेंटल्स, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी सी है ये आपके पास अंडर IAS 40 जाएगी, कोई मसला नहीं है। ये 1 फरवरी 2023 को आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर 2023 एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 430 मिलियन। अब आपने यहाँ पे इनिशियल मेजरमेंट करनी है। IS 40 में इनिशियल मेजरमेंट होती है हमेशा एट कॉस्ट वैल्यू, चाहे जो मर्जी मॉडल अडॉप्ट सब्सिक्वेंटली किया जाए, इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट वैल्यू पे होगी। अब वो कह रहे हैं कि जी कॉस्ट हमारे पास 430 मिलियन है, जिसमें से 7 मिलियन और 12 मिलियन की कॉस्ट है जो कि प्रोफेशनल फीस है, ठीक है। प्रोफेशनल फीस है वो एसेट की कॉस्ट में शामिल होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें एबनॉर्मल वेस्टेज थी। ये जो एबनॉर्मल वेस्टेज दी हुई है 12 मिलियन की, इसको आप एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करोगे, तो आप इस 430 में से माइनस कर दोगे 12 को, और अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 418 की। ये आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट आ जाएगी, इसकी आपने कॉस्ट रिकॉर्ड कर लेनी थी। उसके बाद कहता है कि जी ऑपरेटिंग लॉसेस वर आल्सो इनकर्ड। ऑपरेटिंग लॉसेस कभी भी किसी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट करोगे, इसका भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद हमने ये रेंट आउट कर दी, 1 दिसंबर 2023 को हमें रेंटल इनकम आई होगी, ठीक हो गया। The fair value of property C was determined as 380 million, 390 million and 395 million on 30th September। मुझे 30th सितंबर की फेयर वैल्यू नहीं चाहिए। मुझे 30th सितंबर की फेयर वैल्यू नहीं, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं करनी। मुझे 1 दिसंबर की भी फेयर वैल्यू नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं करनी। मुझे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी है साल के आखिर में। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो है 395 मिलियन की। तो 418 की वैल्यू को मैं जब 395 पे लेके आऊंगा, तो अब मेरे पास ये जो भी डिफरेंस आ रहा है 18 + 5, 23 का जो डिफरेंस आ रहा है, ये मेरे पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये जो सेकंड पॉइंट था ये बहुत आसान पॉइंट था। पेपर के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग क्या काम करते हो, क्वेश्चन में शुरू होते हो पहले पॉइंट से और उसमें फंस जाते हो। दूसरा पॉइंट मैंने पढ़ा, आसान लगा, सॉल्व कर लिया 5 मिनट के अंदर, 3-4 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। इसका दूसरा पॉइंट, प्रॉपर्टी सी का एक सेपरेट कॉलम में बना दूंगा, बात खत्म। प्रॉपर्टी सी सॉल्व हो गई है। पहले पे आते हैं। पहले पे कह रहे हैं जी ऑब्टेन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी ए फ्रॉम टेनेंट। अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ए फ्रॉम टेनेंट। पहले ये रेंटल प्रॉपर्टी थी 30 अप्रैल 2023 तक। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो प्रॉपर्टी ए है ये मेरे पास बिफोर 30 अप्रैल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, और आफ्टर 30 अप्रैल ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चली गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाऊंगा तो मैं बात सिर्फ और सिर्फ 30 अप्रैल तक करूंगा। 30 अप्रैल से आगे की बात मैं इसमें नहीं करूंगा कि 30 अप्रैल के बाद क्या हुआ, वो मेरा काम नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाने की है। लेकिन मुझे उम्मीद है कुछ जीनियस होंगे, कुछ आपके मुजाहिदीन होंगे जिन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर भी पूरी वर्किंग करके आए होंगे और उसने अपना टाइम जाया किया होगा। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे इसके आगे की बात करनी ही नहीं है कि क्या हुआ, मुझे सिर्फ बात करनी है 30 अप्रैल तक क्या हुआ प्रॉपर्टी ए के बारे में। उसके बाद वो कहता है क्योंकि प्रॉपर्टी ए उसके बाद मैंने एक्वायर कर ली, मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में चली गई, तो मुझे आगे सोचने की भी जरूरत नहीं है कि क्या हुआ होगा। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन एसएफ शिफ्टेड इज हेड ऑफिस फ्रॉम प्रॉपर्टी बी टू प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टी बी वाज रेंटेड आउट इमीडिएटली। अब जब प्रॉपर्टी बी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बी बिफोर 30 अप्रैल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थी, और आफ्टर 30 अप्रैल वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। मुझे ये चाहिए यहां से यहां तक की इंफॉर्मेशन।
तो मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है, इस पॉइंट को यहाँ पे सॉल्व करना है, इसके आगे को मुझे प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट की बात नहीं करनी। लेकिन यहाँ पे मुझे ये जरूर देखना था कि मेरे पास यहाँ पे जब प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आएगा तो वो किस वैल्यू के ऊपर आएगा, और इसका मैंने आपको रूल बताया था। इसका रूल ये था कि अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी IS 16 से IS 40 पे आ रही है, और IS 40 में जो मॉडल है वो फेयर वैल्यू मॉडल है, और IS 16 में आपके पास मॉडल कॉस्ट मॉडल है, तो हमने कहा था कि बेशक IS 16 में कॉस्ट मॉडल होगा, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे एज रिवोल्यूशन मॉडल, जहां पे हमने रिवोल्यूशन करनी थी अंडर IAS 16, और जो रीवैल्यूड अमाउंट थी कॉस्ट शैल बी द रीवैल्यूड अमाउंट। तो अगर यहाँ पे मेरे पास रीवैल्यूड अमाउंट दी हुई है प्रॉपर्टी बी के केस के अंदर, प्रॉपर्टी बी के केस के अंदर वो कह रहा है फेयर वैल्यू मेरे पास यहाँ पे दी हुई है, तो मैं उस फेयर वैल्यू को लेके चलूंगा। The fair value of property A by the fair value of property B was determined as equal to its carrying value। तो ये तो काम ही उसने आसान कर दिया था। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि आपने इसको किस तरीके से अकाउंट फॉर करना था और इसके नोट्स बनाने थे। लास्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं ज्यादा बहस इसलिए नहीं कर रहा, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन था ईपीएस का, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, मेजॉरिटी बच्चों ने ठीक सॉल्व किया, सिर्फ ट्वीक अप किया है। मैंने इसका एक सेम क्वेश्चन आपको बेसिक ईपीएस का क्रैश कोर्स में सॉल्व भी कराया हुआ है। ये आपकी सेकंड लास्ट टाइम का क्वेश्चन था, एक कॉपी पेस्ट उसका क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर मैं कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। तो इसमें आपने सिर्फ ये ख्याल रखना था कि यहाँ पे आपने जो भी सेविंग्स लेनी थी वो आपने टैक्स एडजस्टमेंट करके उसकी सेविंग लेनी थी। तो ये जी आपके पास पेपर का एक क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन आपके पास बेशक देखने में 17 नंबर का है, इंतहाई आसान सवाल है, इसलिए इसके ऊपर मैं भी ज़्यादा फोकस नहीं करा। और आई होप आपका जो पेपर है ये अच्छा सॉल्व हो। और एमसीक्यूज का मैंने इसलिए ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं की क्योंकि एमसीक्यूज के आंसर सब बच्चों को अवेलेबल हो चुके हैं ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसलिए उसका मैंने जिक्र नहीं किया। अगर आप लोगों की कोई फर्दर क्यूरीज है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक। और एक लास्ट एडवाइस है, टाइमली अपना सेशन स्टार्ट करें। ये जो कमिंग सेशन है इसमें ट्रिकी सेशन है, आपके बड़े पेपर्स हैं, FR2 मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग पढ़ोगे, रमज़ान है, ईद की छुट्टियां आएंगी, बड़ी ईद की छुट्टियां आएंगी, मुहर्रम पेपर से पहले आएगा, तो क्लासेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो टाइमली अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें ताकि पेपर के दिनों में आप पैनिक मत हों। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।